बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक तकरीब से ख़िताब करते हुए ये कहा है कि अपोजिशन ये कहती है कि हमारे लिए नए कानून बनाओ, हमें NRO दो, नहीं तो तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि नून लीग सिर्फ ये चाहती है कि जो उनके अदालती फ़ैसले हैं वो उनके हक में आ जाएं तो वो हुकूमत को चलने देंगे। उन्होंने बहुत सारे लीडरान को आज सियासी जोकर भी करार दिया है। पीपल्स पार्टी की पूरी पार्टी को ही उन्होंने सियासी जोकर करार दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि आने वाले इंतखाबात के बाद पंजाब में और वफाक में हुकूमत हमारी होगी। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो हुकूमत के इस्तीफ़े मांगते थे PDM की वो जमातें अब हमसे इस्तीफ़े मांगती हैं, तो हम किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम अब इमरान को भगाएंगे, ललकारेंगे और ख़ुद मैदान में आएंगे। और उन्होंने अपोजिशन लीडर से एक सवाल भी किया है, उसी सवाल पे मज़ीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं राना तनवीर साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, आज PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि अपोजिशन लीडर या तो फाल किरदार अदा करें और अगर नहीं कर सकते तो फिर ओहदा छोड़ दें, हमें अपना लाने दें, हम फाल किरदार अदा कर लेते हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं, बस वो जो आने दिल की बात जुबान पे आ गई। ये बहुत देर की उनको तकलीफ है पीपल्स पार्टी को। 3 साल से किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई साजिश करते रहते हैं कि ये उहदा किस तरीके से हमारे पास आ जाए। ये उहदा तो मिलना है बड़ी पार्टी को, जिसकी पार्टी सबसे बड़ी है अपोजिशन में, उसको मिलना है और वो मिला, जो कि हम एक राइट है हमारा, उसमें कोई ऐसी नहीं बात। इन्होंने तो कोशिश की, जब वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन थे उस वक्त भी इन्होंने उस असूल से डेविएशन की। खुद इन्होंने शहबाज साहब को नॉमिनेट किया, एक मीटिंग में यूसुफ गिलानी सारे थे, उन्होंने नॉमिनेट किया ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे हमारे इमरान खान के खिलाफ। तो उधर भी इन्होंने गड़बड़ की, इन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी गड़बड़ की। ये आप मुझे बताएं किस जगह ये पूरे म्यार पे, अगर मेरी बात सुनना चाहते हैं तो फिर किस म्यार पे ये पूरे उतरे हैं, ये मुझे समझ नहीं आती है। अगर मेजर इवेंट्स का जिक्र करें 3 साल में 1 2 3 4 5 तो आपको मिलेंगे। एक इन्होंने सेनेट का इलेक्शन यूसुफ गिलानी साहब को लड़ाया था, तो हमने भरपूर तरीके से जिस तरह भी वे वोट डलवाए हैं, हमने डलवाए हैं उनको, जो एक्सेस वोट है। मैं आज कह रहा हूँ, उनको पता है, नामों का भी पता है किस किस के वोट है। तो ये ना बात करें सेनेट में, तो ये खुद ही करते हैं आदमी इस्तेमाल की तारीख को खिसक जाते हैं। वहां से जो वोट निकलते हैं वो आपको पता है जिस तरह होता है। फिर ये खुद सौदेबाजी करते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन हमें सेनेट में बना दे। तो ये चीजें ना करें। इनके हिस्ट्री में इधर उधर की बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इनको चाहिए बिलावल साहब को जरा थोड़ा सा मैच्योर हो। अभी वो प्राइम मिनिस्टरशिप पे सीट पे नजर है, तो वो उतने जरा कम लाइक, मतलब इस तरह तो नहीं होता कि आप इस तरह की बातें करें कि जी छोड़ दें उदा। क्यों, किस तरह उदा छोड़ें? आप क्या उधर कर रहे हैं, तीर मार रहे हैं जो हम नहीं मार रहे। हम आगे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, ये पीछे खड़े होते हैं। ये तो उस तरह के प्रोटेस्ट आप देख लें सारी वीडियोस। तो ये चीजें मेरा हाल है पीपल्स पार्टी को बड़ी होशमंदी से आगे बढ़ना चाहिए। अभी उसका स्टार्ट है बिलावल साहब का। ठीक है कि उनकी पार्टी बड़ी पार्टी है, उनका भी एक बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन आप भी समझते हैं तो शहबाज साहब पैसे ताने ना दें, जितनी अकाउंटेबिलिटी। साहब, आपके बड़े करीबी तल्लुकात भी हैं ज़ाती हैसियत से, और आपके बड़े करीबी उनसे रबत भी हैं चौधरी निसार साहब। चौधरी निसार साहब ने बड़ी तारीफ़ की, आप पीपल्स पार्टी की तारीफ़ नहीं कर रहे, उन पर तनकीद कर रहे हैं। और चौधरी निसार की तरफ से पीपल्स पार्टी की तारीफ़ करना, तो इसको आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं चौधरी साहब मेरे दोस्त थे, मैं तो अभी समझता हूँ एक अच्छे आदमी है, लेकिन जहाँ तक सियासी मामला है वो हमारी सोच में फ़र्क है। बिल्कुल मैं मुस्लिम लीग उनके प्लेटफॉर्म से सियासत कर रहा हूँ। उनका छड़ जाना मैं समझता हूँ कि गलत किया उन्होंने फैसला, और मेरा उनके साथ कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये जो बात पीपल्स पार्टी वाली बात आप कर रहे हैं, ये पहले तो वो इनके सख्त खिलाफ होते थे, मैं आपको बता रहा हूँ। ख्वाजा आसफ साहब उनकी बहुत सपोर्ट करते थे। तो अभी
ये ख्वाजा बासर साहब खिलाफ हो गए। अब वो बहुत वो कहते मैं दंगा हुआ हूँ उनसे। तो ये चौधरी साहब कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ, मैंने आपसे सुना है, मैंने तो नहीं देखा ये इंटरव्यू, नहीं सुने उनसे सवाल किया गया था कि 3 बड़ी पार्टीज हैं, पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात के तनाजुर में बेहतरीन सियासत कौन कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी से हटके बतौर एक सियासी वर्कर जवाब दूंगा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो मौजूदा हालात के तनाजुर में बेहतरीन काम कर रही। ये आप तारीख समझ लें या उनकी वो एक्सपीडियंसीज के साथ जो कर रही है पीपल्स पार्टी, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज या कॉम्प्रोमाइजिंग डिसीजन ले रही है कोई इस किस्म के, अगर आपको लग ही रहा है जिस तरह वो हेडिंग टुवर्ड्स कॉम्प्रोमाइज या समथिंग कोई इस किस्म का उनका है, इसीलिए उन्होंने रिजाइन से या वो हमारे धरने से या लॉन्ग मार्च से खिसके थे। तो ये मैं समझता हूँ ये चीजें सबको पता है, आपको ज्यादा पता है कि हो क्या रहा है पॉलिटिक्स में। तो चौधरी साहब अगर ये समझते हैं कि ये बेहतर सियासत है कि तो मैं समझता हूँ। चलिए राणा साहब, चौधरी साहब की बात ही कर लेते हैं। चौधरी साहब, वाकई कोई शक नहीं कि आपका बड़ा गहरा तल्लक था है और सियासी राब्ते ख़त्म हो जाते हैं, तल्लक ख़त्म नहीं होते। आप क्या समझते हैं, चौधरी निसार साहब ने पार्टी छोड़ी, उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? क्योंकि बहुत सी चीज़ों का मुझे भी इल्म है, आपका भी इल्म है, आप क्या समझते हैं, उन्हें मजबूर किया गया या वो खुद छोड़ के गए? देखिए मुझे नहीं समझ है पूरी के किस तरह ना कभी ये चीजें जब पहले बहुत पुरानी जब आप बात करते थे तो इस पे कभी बात नहीं हुई कि आपने क्यों छोड़ी या क्या वजह बनी है, लेकिन ये जरूर कहा था कि आपकी पेरेंट पार्टी है और आपने उसमें इतना अर्सा गुजारा है, 38 साल जो गुजारे हैं, तो आप उनमें हैं जिन्होंने पार्टी को मजबूत किया, आगे लेके चले, तो आपको अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटना चाहिए। और उन जैसे बंदों की जरूरत भी थी पार्टी को। मैं यही जानना चाहता हूँ राणा साहब, उन जैसे बंदों की जरूरत थी पार्टी को, पार्टी ने इलेक्शन में टिकट भी उनको नहीं दिया, अभी उन्होंने ना नहीं की थी और पार्टी परवेज रशीद साहब ने एक टिकट भी अनाउंस करवा दिया था, एक बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी करवा दी थी। तो फिर ऐसी बात नहीं है, पार्टी ने कहा था कि उन्होंने एप्लीकेशन ही नहीं दी। मैं आपको बता रहा हूँ, एप्लीकेशन देते तो यकीनी तौर पे पार्टी उनको कंसिडर करती, टिकट देती है। कैसे हो राना तनवीर साहब, आप ये भी तो देखें ना कि जब शहबाज शरीफ साहब से उनका इतना करीबी ताल्लुक हो, लेकिन जब सहाफ़ी सवाल करे चौधरी निसार साहब के बारे में तो शहबाज शरीफ साहब से भी इज्तनाब की तवक्को नहीं हमें करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इज्तनाब किया, तो इसकी बुनियादी वजह क्या लगती? नहीं, इसलिए कि मैं भी समझता हूँ कि आप मुझे पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे भी इतना तो नहीं पता चीज़ों का, लेकिन मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब को जो फैसले सियासी उनके अपने फैसले हैं, वो पुराने सियासतदान हैं बड़े। चलिए राणा साहब आगे निकल जाते हैं, आप बताना नहीं चाहते हम पूछना चाहते हैं, चलिए इससे आगे निकल जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने मलिक मोहम्मद अहमद खान को अपना तर्जमान मुकर्रर कर दिया। शहबाज शरीफ का मतलब है अपोजिशन लीडर, शहबाज शरीफ साहब का मतलब है मुस्लिम लीग नून के सदर, मरियम औरंगजेब भी थी और भी बहुत से लोग थे। क्या शहबाज शरीफ साहब नहीं समझते थे कि वो जो बात कर रही हैं, वो जो बयानिया पेश कर रही हैं, वो इनका बयानिया है? नया तर्जमान मुकर्रर करना, वो मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए आप हमेशा कैसे सवाल करते हैं जो बड़े, लेकिन मैं आपको बताऊं मरियम औरंगजेब जो है ना, हमें आपसे सही जवाब की तवक्को होती है इसलिए करते हैं। मैं बताता हूँ वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है हमारी पार्टी की और वो तर्जमान है हमारी पार्टी की पीएमएलएन। आगे अब काफी रिवाज है, प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान उसके बाद तर्जमान कोई हाफ सेंचुरी है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने आए दिन लगाते हैं। मैं समझता हूँ आजकल मीडिया पे जितनी भी आना चाहिए या हैमरिंग आनी चाहिए मुख्तलिफ तरफ से, तो उसकी एक सेंटिटी हो। इस तरह जुबैर वो क्या उसका जुबैर उमर जो है, मोहम्मद जुबैर उमर, उसको लगाया हुआ है तर्जमान मियां नवाज शरीफ साहब का और मरियम बीबी का, वो लिखा जाता है टीवी पे। क्या पीएमएलएन पीटीआई की रिवायत पे चल रही है?
नहीं, अब मीडिया की एक वार है, मीडिया पे अगर तर्जुमान उनके एक ब्रिगेड बैठेगा और लेकिन आप राणा साहब ये भी तो देखें ना, पंजाब के अंदर जितने तर्जुमान थे सारे खत्म करके सिर्फ एक रहने दिया। नहीं, अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर किया है कि वो फरदौस आशिक के बाद एक फयाजुल हुसैन को ले आए, लेकिन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पता नहीं किसके पास है। लेकिन देखिए ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पे भी हैं, बेशुमार रंग में हैं। तो आज मीडिया पे हमारी भी जो हम तो आते हैं, लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में आने चाहिए। तो अच्छा राणा साहब, अहमद खान बड़ा तो आपको पता है, यंग बॉय डायनामिक। जी मुझे पता है जी, अहमद खान साहब का बिल्कुल मुझे पता है जी, मुझे उनका पता है कि वो बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ा आर्टिकुलेट है, बड़ी अच्छी बात करते हैं, कोई शक नहीं इसमें जी। राणा साहब, पीडीएम लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई, शहबाज शरीफ साहब ने कहा इस्लामाबाद चलो जाके, कराची की तकरीर आपको पता है उनकी बड़ी जोश जज्बे वाली तकरीर थी, तो इस पर अमल कब हो रहा है, कब इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि अभी पिछली तरह जो पीछे हम पीडीएम की हम मोबिलाइजेशन की थी उसमें काफी हमने मोबिलाइज किया पाकिस्तान को। इस तरह अभी भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पहले मोबिलाइजेशन होगी, जैसे जुलूस होंगे और डेफिनेटली फिर मार्च की तरफ जाएंगे हम। तो अभी तो एक जलसा हुआ है, बाकी जलसों का प्रोग्राम बना रहे हैं पीडीएम प्लेटफॉर्म पे। तो ये तो मेरा हाल है, जो पीडीएम पे जाते हैं लोग वही बता सकते हैं, हम तो उनके फैसले सुनते हैं। अच्छा, एक और राणा साहब, एक चीज़ ज़रा वाजे कीजिएगा। मौलाना साहब ने कुछ कहा कि कुछ लोगों के जो चेक करें इनके अकाउंट क्या है, इनका बैलेंस क्या है, इनके सासाजात क्या है। सियासतदान कोई भी हो अपने सासाजात उससे पहले बताने चाहिए या बाकियों को पूछने चाहिए? नहीं, उन्होंने मैंने नहीं सुनी, मैं तो कम देखता हूँ, सुनता हूँ। आप मौलाना साहब को सुनते ही कम है? नहीं, उनको नहीं, मुझे नहीं पता होता, लेकिन आप बता रहे हैं जरूर उसका कंटेक्स्ट ये होगा। उन्होंने कहा होगा कि हमसे तो पूछते हैं, तो दूसरे लोग भी बता दें जो उन्होंने किस तरफ इशारा किया, मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन वो बताएं। हमसे तो वो पूछ रहे हैं सबसे अकाउंट, हमारे अकाउंट तो इलेक्शन कमीशन में भी जाते हैं, हमारे अकाउंट जो हैं वो एफबीआर में होते हैं, हमारे अकाउंट तो हर जगह तलाशियां ली जा रही हैं, टेक आउट किया जा रहा है, इंक्वायरी की जा रही है। वो 45 लाख का ठेका हो तो शहबाज शरीफ को नोटिस आ जाता है कि 45 लाख का ठेका। तो अब मैं राणा साहब ने ठीक किसी तरह इशारा किया होगा, मुझे नहीं पता किस तरफ। राणा तनवीर साहब, आप ये देखें कि पहले हम सवाल करते थे तो कहा जाता था कि जर्नलिस्ट क्या साबित करना चाहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में फूट कोई नहीं है। लेकिन चेयरमैन पीपीए कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब एक दिन बात करते हैं, अगले दिन पीछे से आवाज़ आ जाती है कि ये उनकी ज़ाती राय है। अब एक पार्टी के सदर हैं, वो अगर कोई बयान दे रहे हैं तो वो पार्टी का बयान होगा कि उनकी ज़ाती राय होगी? देखिए, कुछ बयानात ऐसे होते हैं जो पार्टी के होते हैं, कुछ मसले इंतजामी है, पार्टी का मसला या दूसरे मामला सियासी भी हैं। लेकिन उन्होंने एक प्रपोज किया, जिस तरह एक दफ़ा उन्होंने शुरू में जब असेंबली का स्टार्ट था, इनॉग्रेशन हुई या उस वक्त स्पीचेस हुई, तो उन्होंने एक प्रपोज किया कि हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाना चाहिए। नहीं, उन्होंने सुनी का बात। राणा साहब, वो पार्टी के इजलास में प्रपोज किया जाएगा। जब आप मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कोई बयान दे रहे हैं तो फिर वो राय तो तस्लीम नहीं ना की जाएगी, फिर तो वो पार्टी का बयानिया तस्लीम किया जाएगा। ये नहीं, वो अगर कोई बयान देते हैं तो मेरा बाद में पार्टी में भी ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन अगर वो बयान देते हैं सदर, जो मेरा तो ये इस पे बड़ा बिलीफ है कि फिर हम लोगों को सिर्फ पार्टी मीटिंग में या उनसे लाइव में बात कर सकते हैं कि ये जो आपने प्रपोजल दी है इसको पार्टी में डिस्कस कर दें, क्या वो फिजिबल है, क्या वो प्रैक्टिकली या पॉलिटिकली बेहतर है या नहीं है। राणा साहब, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर दूरियां काफ़ी बढ़ गई। आज बिलावल भुट्टो के बयानात, इससे पहले बयानात खुल के तनकीद शुरू हो गई। तो क्या आप कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, जब वहाँ पर कोई मुश्तरका आपकी जद्दोजहद शुरू हो सकेगी या वहाँ पर भी आप अलग-अलग अपनी अपनी जो बात है वो करेंगे? नहीं, अभी तक तो हम उधर पार्लियामेंट के हद तक तो बिल्कुल हम इकट्ठे हैं और वहाँ जॉइंट अपोजिशन के तौर पे काम कर रहे हैं राणा साहब। लेकिन हमारी कोशिश है, मेरी सोच ये है कि हमें उनको कैरी करना चाहिए। जो मैं पहले भी कहता था कि जब वो रिजाइनेशन वाली बात हुई तो मैंने कहा कि अभी से इनको लॉन्ग मार्च में इन्वॉल्व करें। लॉन्ग मार्च
उधर ले जाएं धरने तक हमें को, उसके बाद वहां जाके उनसे बात करें। कम से कम लॉन्ग मार्च तो हम करते थे उनके साथ, यकीनी तौर पे उसमें फोर्स होती। लेकिन अब भी मैं कहता हूँ हमें उनको कैरी करना चाहिए। उनको जी अगर वो क्लेम करते हैं, पता चल जाएगा कि वो क्लेम करते हैं कि जी हम भी इस गवर्नमेंट को निकालना चाहते हैं, सही, मैं समझता हूँ फिर एजेंडा तो हमारा एक ही है, तो उस पर हमें मिलकर काम करना एजेंडा एक ही है, फिर उस पर मिल के काम करना चाहिए और हिकमत अमली तरतीब दे के बेहतरी का रास्ता निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया रणवीर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब आपकी तरफ आता हूँ। चौधरी निसार साहब के हवाले से जो बहुत रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं उनके एक इंटरव्यू को लेकर कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को सराहा है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ वो जाना चाहते हैं या सिर्फ ये एक सियासी बयान है और सियासी तज्जिया? चौधरी निसार साहब जो हैं, एक तो ज़हन में रखिएगा, बड़ी ह्यूमन स्ट्रैटेजी थी, वो कहीं पीपल्स पार्टी, चौधरी निसार पीपल्स पार्टी में नहीं जा रहे। मैं आपको एक चीज़ तो क्लियर कर दूँ, ये जो शोर मचा हुआ है, बेइंतहा शोर मचा हुआ है और सोशल मीडिया पे भी, और उनकी गुफ्तगू के बाद बहुत से लोगों ने ट्वीट भी किए, बहुत से लोगों ने ये भी कहा चौधरी निसार के राब्ते। चौधरी निसार साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं जा रहे। उसके बाद चौधरी निसार अगर चौधरी निसार किसी सियासी जमात में जाएंगे तो वो सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। ये मैं आपको बिल्कुल बाबर कर दूँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उस वक्त जाएंगे जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी सोच के लोग मौजूद हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी सूरत में भी चौधरी निसार को बर्दाश्त नहीं करते, चौधरी निसार के सियासी मुखालफ हैं, चौधरी निसार से उनकी ज़ाती अदावत है, चौधरी निसार से उनकी ज़ाती मुखालफत है। मुस्लिम लीग काफ के अंदर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका यही पोजीशन है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इस बयान के बाद भी एक बड़ी अफरा तफरी मच गई थी और बहुत से लोगों ने कहा था कि पीपल्स पार्टी को बड़ी हद तक साइड पे लगाने वाले चौधरी निसार थे, खासकर डॉक्टर आसिम के हवाले से बड़ी बातें। तो चौधरी निसार का जो बयान था उसको बहुत से लोगों ने, बहुत से मीडिया के हमारे बड़े सीनियर एंकर्स किसी और तरीके से ले गए और दावे शुरू हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चौधरी निसार नहीं जा रहे पीपल्स पार्टी। इतने अरसे बाद चुप का रोज़ा तोड़ने की वजह क्या? वो तोड़ते रहेंगे। देखें चौधरी निसार जब भी अपने हलके में या किसी जगह जाते हैं, जब भी वो मीडिया से बात करते हैं तो वो कोई ना कोई एक खबर दे जाते हैं। चौधरी निसार एक खबर तो है ना, चुप का रोज़ा ना उन्होंने रखा था ना चुप का रोज़ा उन्होंने तोड़ा है, वो सिलसिला जारी है। क्योंकि अब आखिरी 2 साल जो होते हैं वो इलेक्शन कैंपेन के होते हैं। और चौधरी निसार साहब जो हैं, मैं आपको बड़ी बात एक क्लियर चीज़ कर दूँ, चौधरी निसार साहब जिस दिन भी शमूलियत का ऐलान करेंगे जिस सियासी जमात में, पीपल्स पार्टी में नहीं जा रहे वो, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जिस सियासी जमात में शमूलियत का ऐलान करेंगे तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक बहुत बड़ा हल्का जो है उनके साथ जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ का इतला दे दूँ। और मैं आपको ये भी इतला दे दूँ, बहुत से लोग जो कहते हैं कि अभी हमारा उनसे ज़ाती तल्लक है, सियासी राब्ता नहीं है, उनसे सियासी राब्ते भी हैं, ज़ाती तल्लक भी है और बहुत से लोग उनके साथ जाएंगे। एक बहुत बड़ा दरा है जो उनके साथ जाने के लिए तैयार है। और चौधरी निसार जो सियासी धमाका है वो अभी नहीं करेंगे। चौधरी निसार सियासी धमाका कम से कम जाके अगले साल के आखिर पे जाके सियासी धमाका करेंगे और उसके लिए उन्हें पता उन्होंने कहाँ जाना है। मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ पे उनकी वापसी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में उस वक्त तक वापसी नहीं है जब तक मरियम और नवाज शरीफ, परवेज़ रशीद और चंद और लोग जो हैं जिनमें शाहिदा खान अब्बासी भी शामिल। मुस्लिम लीग नून में तब तक वापसी नहीं है जब तक उनकी सोच के मुताबिक लोग वहाँ पे मौजूद नहीं होते जो सोच के बरक्स इस वक्त मौजूद हैं। और पीटीआई में वो तब जाएंगे जब उनकी सोच के मुताबिक लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। अगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पीडीएम ने मुल्क भर में जलसे जुलूस करने थे, लेकिन उसके बरअक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई देती है। पंजाब में भी डेरे लगा लिए गए हैं और आने वाले इंतखाबात में अपनी यकीन के हवाले से लोगों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम ही जीत को यकीनी बनाएंगे, हम ही वो हैं जो आपका आखिरी हल हैं और हम ही वो पार्टी हैं जो आवाम के मसाइल को समझते हैं और उससे निकालने का इदराक भी रखते हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि अपोजिशन के तैयार होते ही हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। अपोजिशन तो तैयार नहीं है, फिर ये बार बार पैगामात क्यों दिए जा रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से? हम अपोजिशन को वो कन्वे करना चाहते हैं कि जब हमने पीडीएम की बुनियाद रखी थी तो बुनियादी तौर पर जो डॉक्टर साइन किया था, हमने कहा था कि जो ऑप्शन हम एक्सरसाइज करेंगे
उसमें अदम एतमाद भी एक ऑप्शन के तौर पर एक्सरसाइज करेंगे, और रेजिग्नेशन से पहले वो ऑप्शन हमने एक्सरसाइज करना। तो बुखारी साहब, आने वाले दिनों में अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये अपोजिशन लीडर को ये कहते हैं कि आप अगर किरदार अदा नहीं कर सकते तो हमें अपना लाने दें, तो आपकी जहन में ख्याल क्या चल रहा है? अपना कौन सा नॉमिनेट करेंगे? बात यह थी कि रूल्स ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन वो होता है जिसके पास मेजोरिटी की अपोजिशन की स्ट्रेंथ होती है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। ये रूल सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में। अब हम तो क्लेमेंट नहीं हो सकते, या तो फिर ये हमारे साथ एग्री करें कि जी अगर शहबाज शरीफ साहब डिलीवर नहीं करना चाहते या डिलीवर नहीं कर पाते तो अपोजिशन बैठ के फैसला कर ले, तो फिर कोई और लीडर ऑफ अपोजिशन आ जाए। लेकिन हम अपनी स्ट्रेंथ पे तो हम क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ जो है नून से कम है। ये तो कलेक्टिवली डिसीजन होगा अपोजिशन का, और पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात हो सकती है। तो उस पर शहबाज शरीफ साहब का क्या किरदार है, वो किरदार लीडर ऑफ अपोजिशन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये डिस्कशन उनकी है, स्वाबी उनकी है। अरे साहब, क्या अपोजिशन जमातें जो हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो अपोजिशन जमातें हैं, उनकी अक्सरियत आपके साथ है मुस्लिम लीग नून की और मौलाना साहब के अलावा? देखिए जी, बात मैंने आपको पहले वाजे कर दी कि हम नंबर 2 है अपोजिशन के बेंच, नंबर 1 पे एन है, नंबर 2 पे हम है, और फिर हमारे बाद बाकी JUIF है और बाकी जमातें हैं। तो हम तो कभी भी क्लेमर नहीं थे लीडर ऑफ अपोजिशन, और हमने खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सपोर्ट किया शहबाज शरीफ साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। तो हम तो फेक कार्ड से तो नहीं खेलते, हम तो रियलिटीज पे खेलते हैं, और रियलिटी आपके सामने है। हाँ, अगर ये बाकी अपोजिशन की जमातें समझती हैं कि शहबाज शरीफ साहब हेल्थ वाइज या किसी और रीजन की वजह से डिलीवर नहीं कर पा रहे तो किसी और को होना चाहिए, तो फिर उस पर कंसेंसस होना चाहिए। जो कंसेंसस होगा हम उसका एग्री करें। बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि PDM ने अपने प्लेटफॉर्म से जो एजेंडा तय किया था वो कहता हैं कि हम उसी पे कायम हैं, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि ये हमसे इस्तीफे मांग रहे हैं, उसकी वजह आपको क्या लगती? देखिए जी, वो उस पर कायम नहीं है। वो अगर कायम होते तो लॉन्ग मार्च करते 25 मार्च वाला। उसके साथ क्यों ये कंडीशन लगा दी रेजिग्नेशन की, इस्लामाबाद पहुंच के हम रेजिग्नेशन देंगे? वो सीरियस नहीं थे, वो लॉन्ग मार्च करना नहीं चाहते थे, उस गवर्नमेंट को टफ टाइम देना नहीं चाहते थे, उस गवर्नमेंट को रिमूव नहीं करना चाहते थे। हम तो उस पे उस चार्टर के सेक्रेटरी हैं, यही सेक्रेटरी हैं, उसकी प्रायोरिटीज देख लें, क्या प्रायोरिटीज है। आप जो 20 सितंबर का जो चार्टर हमने साइन किया, आप देख लें, रेजिग्नेशन तो लास्ट ऑप्शन है। रेजिग्नेशन से पहले लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च के बाद लास्ट ऑप्शन है हमारा उसका रेजिग्नेशन का। नैयर भारी साहब, आपकी नज़र में शहबाज शरीफ साहब अपना अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखिए जी, वो हम समझते हैं कि उनको जो मौसर तरीके से किरदार करना चाहिए था, इस तरह की हमें सूरत हाल नजर नहीं आती। इसलिए कि ये जो बजट मनी बिल था, इस पे जो इनपुट आना चाहिए था एन की तरफ से, वो नहीं आया, और हमारे सारे मेंबरान हाजिर थे, और सो मच सो के इनकी कोई फौतीदगी तो जरूर होगी थी, लेकिन ये जिस दिन वोटिंग डे था उस दिन शहबाज शरीफ साहब हाजिर नहीं थे। अगर किसी पार्टी का प्रेसिडेंट वोटिंग डे पे अगर पार्लियामान में या सूबाई असेंबली में मौजूद ना हो तो उसकी फेट क्या होगी, आप खुद समझता हूँ। तो बुखारी साहब, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आइंदा इंतखाबात में पंजाब में भी जीत का दावा कर रहे हैं। इस वक्त पंजाब की बड़ी अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तो जीत किन बुनियादों पे? हाँ, दो बातें हैं। एक तो मौजूदा गवर्नमेंट से लोग बड़े तंग हैं, महंगाई से बहुत तंग, और वो ये एडवर्स वोट जाएगा उनके अगेंस्ट वोट। दूसरा, नून की लीडरशिप में कंफ्यूजन है, उनकी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है, और उनकी पॉलिसीज में कंटिन्यूटी नहीं है, वो एक पेज पे नहीं है। लंदन कुछ कहता है और पाकिस्तान में बैठ के कुछ कहते हैं, तो लोग बड़े मायूस हैं उनसे। राना साहब, तो भारी साहब, अगर मायूस हैं और पीपल्स पार्टी समझती है कि वो सर्वाइव कर लेगी, वो आगे निकल जाएगी, आज जो लाहौर शहर में एक बहुत बड़ी रैली का जो ऐलान किया गया, उसके मुताबिक खुद पीपल्स पार्टी के लोगों के मुताबिक कि वो रैली उस तरह नहीं हो सकी, तो आप क्या समझते हैं कि अभी कारकुनों को मुनज़्ज़म करने में वक्त लगेगा
या अभी लोगों का माइंड चेंज नहीं हुआ? लोग चाह रहे हैं, लेकिन वो रैली जो थी ना वो सेंट्रल पंजाब लेवल की थी, चेयरमैन बिलावल की रैली नहीं थी। जिस दिन चेयरमैन बिलावल की रैली होगी ना तो फिर आप तो चेयरमैन बिलावल क्या मुनज़्ज़म तहरीक चलाना चाह रहे हैं पंजाब के अंदर? लेकिन जी हम तो डे वन से हम अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते हैं। हम आज भी उन फैसलों के पाबंद हैं जो हमने पीडीएम की बुनियाद रखते हुए किए थे, और उसमें हम दावत देते हैं अपोजिशन की दीगर जमातों को कि उसके साथ वो पेशरफ्त करे। हम तावन करने को तैयार है, वो हमारे साथ तावन करें। वारिस साहब, आज अबोरी सेटअप बन गया अफगानिस्तान के अंदर और आपने भी देखा होगा उस अबोरी सेटअप। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को मज़ीद कितना और वक्त इंतज़ार करना चाहिए अफगान हुकूमत के साथ को तस्लीम करने के हवाले से, और पीपल्स पार्टी की इसमें क्या राय है? देखिए, पीपल्स पार्टी साहब वो सियासी जमात है जिसने सबसे पहले अफगानिस्तान इशू पे अपनी सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग और हमने डेलिब्रेशन की उस पर, और हमने अपना चेयरमैन को इख्तियार दिया, और जो आपने पॉलिसी अडॉप्ट करनी थी तो उस पर हमने डिस्कशन कर ली, डेलिब्रेशन कर ली। बाकी इसकी जो गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करने की बात है, मैं समझता हूँ कि ये भी इंडिविजुअल डिसीजन होने से बेहतर है कि कलेक्टिव डिसीजन हो, और रीजनल पावर्स जो है उनको भी ऑन बोर्ड ले और उनका भी पॉइंट दे और फिर फैसला करना चाहिए। खित्ते की ताकतों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, मुल्क के अंदर तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेकर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर फैसला करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नैयर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में एक नई हुकूमत तश्कील दे दी गई है। उसमें बहुत सारे लोग अभी तक तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक अबूरी तौर पर लाए गए हैं, वो बाद में तब्दील भी किए जा सकते हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नायब सरबराह हैं, मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा सुप्रीम लीडर हैं, जबकि हसन अखुंद को सरबराह बनाया गया है। तो ये तमाम तर जो हुकूमत साजी की गई, ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हवाले से और ख़ित्ते के हवाले से किस हद तक बेहतरीन होगी और हुकूमत का फ़रोग किस हद तक पुरअमन तरीके से आगे बढ़ सकेगा, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें अफ़गान अमूर अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा, इस वक्त जो सेटअप तश्कील दे दिया गया है, क्या समझते हैं जो नए नाम सामने आए, पोर्टफोलियो भी उनका माजी में काफ़ी रिनाउन है, वो माजी की हुकूमतों का भी हिस्सा रहे, बड़े बड़े नाम जो गुजरे माजी के उनके बेटे भी इस हुकूमत में शामिल कर लिए गए, आने वाले दिनों में क्या आपको ये लगता है कि रंगो नस्ल का ये इम्तजाज है, तमाम तफरीक से बाला हो के ये नई हुकूमत साजी की गई? नहीं, बिल्कुल की इसी तरह गई है, बड़ी तैयारी से की गई, लेकिन ये अबूरी हुकूमत है, अबूरी सेटअप है। अभी मज़ीद बहुत से नाम जो हैं इसमें शामिल किए जाएंगे, बहुत से लोग जो हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। अभी मेरी इत्तला के मुताबिक सुप्रीम काउंसिल भी बनेगी, हिकमत यार जो है उनको भी उसमें लाया जाएगा, उनकी टीम के बाकी लोगों को भी लाया जाएगा, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे अभी इनके रवाबत जारी हैं। अभी चूँकि फौरी तौर पर एक अबूरी सेटअप लाना ज़रूरी था, उस अबूरी सेटअप के बाद बहुत सी मामला थे जिनको दुरुस्त करना था, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यही हुकूमत जो है ये आने वाले दिनों में यही सिलसिला चलेगा, बल्कि आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद लोग शामिल होंगे। आने वाले दिनों में बहुत से मेरे पास जो इत्तला है, बहुत से जो है वजारतें वो तब्दील भी हो सकती हैं, और ये बड़ा सिलसिला चलेगा। अब्दुल्ला गुल साहब से पूछते हैं, चूँकि वो इस चीज़ के माहिर हैं और बहुत इनकी गहरी नज़र है। अब्दुल्ला गुल साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सेटअप जो बन किया है, जो अबूरी सेटअप बना है, आप समझते थे यही होगा या इसमें मजीद तब्दीलियां होंगी? राना साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि जो बुनियादी सोच है कि मुल्ला उमर की जो सोच थी वो आज भी मौजूद है, और मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा जो हैं वो सुप्रीम लीडर के तौर पर, जैसे ईरान का आपको मालूम है एक मॉडल है, और उसी तरीके से इनका भी मोर और लेस वहीं का निज़ाम है। लेकिन उसके अंदर जो थोड़ी बहुत तब्दीलियां थी वो वक्ती भी हैं, और उसके अंदर मज़ीद लोगों की एडिशन भी है। ये बात दुरुस्त है कि 20 साल तक देखें ना, तागूती ताकत जो है वो वहाँ मौजूद रही, और उसकी वजह से बहुत उखाड़ पिछाड़ हो गई, और बहुत सारे लोग जो थे, बड़े अच्छे अच्छे लोग जो थे वो चले गए, और तकरीबन हज़ारों की तादाद में 18,000 के करीब ब्रेन ड्रेन भी हुआ, जिसका तालिबान बोलते रहे कि जी आप ना लेके जाएं।
तो इसमें एक तो यह है कि अभी आपने देखा कि जो आपको याद है आपके प्रोग्राम में कि जो कहते थे कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी इसमें, वो फिलहाल अभी आपको सामने नहीं नजर आई, लेकिन मुस्तकबिल में आपको बहुत सारे चेहरे नए नजर आएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये आप पाकिस्तान को देख लें या किसी भी दूसरे मुल्क को देख लें, जब हुकूमत साजी होती है तो उसमें वक्त लग जाता है, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें जो है अफगानिस्तान के ऊपर मरकूज थी, इसलिए वो कहते थे कि भाई शायद नई आपको मालूम है शकूक और शुबहात जो है वो दरमियान में डाले जा रहे थे। उस शकूक और शुबहात के लिए उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, इसकी वजह से उन्होंने एक अबूरी हुकूमत और एक छोटा सा सेटअप जो है सामने लाया है, ताकि दुनिया जो है उसमें वो देखेंगे कि कौन कौन ममालिक इस बुनियाद के ऊपर उनको कबूल करते हैं। देखिए 6 तो उनके पड़ोसी मुल्क हैं और 3 वो मुल्क हैं जो कि तुर्की है जिसमें और खुद कतर मौजूद है और इसी तरह से चीन मौजूद है। और चीन ने तो बड़ा वाजे उनको पैगाम दे दिया CPEC के अंदर शामिल करने के हवाले से। तो ये वो बातें हैं जिनको हम देखना पड़ेगा। अब जो इसी तरह से उनके पास जो उनकी कदर थी, जो उनकी करेंसी की कदर थी, आपने देखा कि उस करेंसी की कदर में पहले जो है वो काफ़ी गिरावट आई, थोड़ी बहुत गिरावट, लेकिन आज जो है वो मजीद स्टेबिलिटी की तरफ चली गई है। और इस टाइम पे 82 जो उनका उसका रेट है 82 रुपए वो आ गया है उनका। तो ये मेरे ख्याल में आप ये देखिए कि रशिया जो है, सरगेई लावरोफ ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि अगर अकलियतों को भी नुमाइंदगी दी गई हुकूमत में तो तब तस्लीम करेंगे। अमेरिका की भी यही सिचुएशन है। जो बाइडन का जो बयान सामने आया अमेरिकी सदर का कि आने वाले दिनों में हुकूमत के कयाम को देखकर तस्लीम करने का फैसला करेंगे, बरतानिया का भी इसी से मिलता जुलता बयान है। क्या समझते हैं आने वाले दिन में अगर गुलबदीन हिकमतयार, अब्दुल्ला, हामिद करजई, किसी एक शख्स को अगर हुकूमत में शामिल ना किया गया तो क्या बगावत का भी इम्कान है? यासिर साहब, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। एक बात तो बड़ी वाज़ेह हुई कि अमेरिका जो आया था वो तो इनके सिस्टम के खिलाफ आया था कि ये जो तर्ज हुकूमत है, ये जो इस्लामी तर्ज निज़ाम है, इसके वो खिलाफ आए थे कि ये नहीं चलने दिया जाएगा। यानी कि आज अमेरिका और दीगर ममालिक जो है वो ये तो तस्लीम करने के लिए तैयार हो गए ना कि निज़ाम जो भी होगा वो तालिबान की अपनी मर्जी का होगा, अफगान कौम की अपनी मर्जी का होगा। तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है मेरे ख्याल में। दूसरा, जो इसके अंदर अकलियतों को, बिल्कुल अकलियतों को शामिल किया जाएगा। आप देखिए ताजिकों को भी नुमाइंदगी दी गई, दीगर लोगों को जो है मुल्ला उमर के बेटे जो है उनको एक बहुत अहम पोजीशन दी गई। सराजुद्दीन हकानी साहब, जलालुद्दीन हकानी साहब के बेटे हैं, उनको एक अहम जो है वजारत दी गई है दाखिला अमूर के ऊपर, और ये वही हकानी नेटवर्क है। यानी कि अगर अमेरिका को इस बात पे तो एतराज नहीं हुआ ना कि जलालुद्दीन हकानी के बेटे मौजूद हैं या वही मुल्ला उमर जिनको कल तक दहशतगर्द कहा जाता था, ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। दूसरा यह है कि मेरा ख्याल है कि अभी तक जो मेरी इतलात हैं और मेरे से जब मशावरत हुई है तो मैंने भी उसमें यही कहा कि अहमद मसूद जो भी हैं वो एक यंग लड़का है, और मेरा ख्याल है अहमद मसूद जो है वो एक बहुत पोटेंशियल वाला लड़का है और अफगान कौम के लिए वो बेहतर मामलात के अंदर वो अपना कार्य हुकूमत जो है वो सर अंजाम दे सकता है। लेकिन क्योंकि अमरुल्लाह सालेह जैसे और कुछ भारतीय निजात लोग उनको जो है वो गलत पट्टी पढ़ाते रहे और नतीजा जो हुआ वो आपके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि ताजिकों से एक अच्छी नुमाइंदगी जो है वो भी आपको नजर आएगी। इसी तरीके से हिज़्ब वहदत के जो धड़े हैं उनकी तरफ भी आपको देखेंगे कि वहाँ भी उसके अंदर नुमाइंदगी नजर आएगी। खवातीन को भी नुमाइंदगी दी जाएगी, गो के शायद बहुत उनको बड़ी कोई ऐसी चीज ऑफर ना की जाए, लेकिन वो तो उनके मुआशरे में वैसे भी है कि उनके मुआशरे के अंदर कोई खवातीन को पहले भी कोई बहुत बड़ी नुमाइंदगियां तो नहीं दी गई थी, चाहे वो हामिद करजई साहब की हुकूमत थी या अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी। मसला यह है कि आप पूरी कौम जो है, पूरी दुनिया जो है वो इस बात के ऊपर मरकूज होनी चाहिए कि वहां से दहशतगर्दी जो है उसको पनपने ना दिया जाए। और इसी तरीके से जो उनका इसके अंदर ये फजा भी कायम हो चुकी थी, कुछ ये भी चल रहा था कि हुकूमत साजी के मामले पे इनके आपस में इख्तलाफात भी हैं। कुछ ये भी चल रहा था कि कुछ दाइश के लोग जो हैं वो तालिबान के अंदर दाखिल हो चुके हैं और वह इख्तलाफात को आगे लेकर जा रहे हैं और इख्तलाफात बुराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत साजी का जो मरहला है वो कुछ डिले हुआ। और कुछ ये भी सुनने में आ रहा था कि मज़ीद
जो है कुछ नाराज़गियाँ हैं जिनको दूर करने के बाद फिर एक नए चेहरे भी सामने लाए जाएंगे? राना साहब, ये मुझे बताएं कि नाराजगियां कहाँ नहीं होती? क्या जब पंजाब की हुकूमत हो रही थी तश्कील, तो क्या नाराजगी नहीं हुई? क्या जहांगीर तरीन ग्रुप आपके सामने नहीं आया? और इसी तरह माजी में आप पंजाब से देखें अब्दुल्ला गुल साहब, आप पंजाब में सियासी जमातें हैं, आप जहां की बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में, वो एक मुनज़्ज़म लोग हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी कुव्वत को शिकस्त दी है, एक बहुत बड़ी कुव्वत के खिलाफ लड़े हैं। आप उनको और पंजाब को तो आपस में ना करें। नहीं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये मिजाज होता है ना, आपस में भाई नाराज होते हैं, एक दूसरे से इख्तिलाफ राय हो सकता है, किसी का होता है कि फलाने को फलाना चीज देनी चाहिए, फलाने को फलाना, लेकिन कार्य हुकूमत चलाने के लिए उसमें टेक्निकल लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में बहुत टेक्निकल और अच्छे लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए तो खैर की खबर है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान को दावत भी गई, और फिर जाहिर है मैं तो ये कहूँगा कि और अभी तो इब्तदा है, हिंदुस्तान देखे आगे आगे होता है क्या। मसला यह है कि पाकिस्तान एक मजबूत पड़ोसी चाहता था, और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मजबूत पड़ोसी सामने नजर आ रहा है। दाइश के जो लोग, जहां तक आपने कहा कि वो अंदर मौजूद है या नहीं, वो इतने, क्योंकि आपने जैसे फरमाया कि वो खुद इतने मुनज़्ज़म लोग हैं, वो अपने उसके एक जो उनके पैरामीटर्स हैं उसके अंदर किसी को अंदरून सर्कल वो घुसने नहीं देते। और ये अगर होता तो क्या, जब बिलियन ऑफ डॉलर और मिलियन ऑफ वो चीज़ें ऑफर की गई थी, तो उस टाइम पे क्या किसी ने इन लोगों का ठिकाना बताया था? क्या इन लोगों ने बगावत की थी किसी ने? क्या इनके खिलाफ किसी ने नकब लगाई थी? नहीं होने दिया। इसका मतलब है कि वो अभी भी मुत्तहिद हैं, लेकिन क्योंकि गैर मुल्की और खास तौर पे भारतीय मीडिया जो है उसको बड़ी तकलीफ है। अब्दुल्ला गुल साहब, अब आपने भारतीय मीडिया की बात कर ही दी है। पाकिस्तान की फौज ने अपने F-16 जहाज को गिरवा लिया पंजशेर के अंदर, ये भारतीय मीडिया ने चलाया। हालांकि 2018 में कैलिफोर्निया के अंदर वो अमरीकी जहाज गिरा, फिर पाकिस्तानी फौज से इन्होंने फायरिंग भी करवा दी पंजशेर के अंदर, फिर हमारे आमिर लियाकत हुसैन साहब को इन्होंने कर्नल आदिल कहकर वहां पे शहीद भी करवा दिया। अब ऐसी जो चीजें हैं जो भारतीय मीडिया चलाई जा रहा है, पड़ोसी सारे मुतमईन नहीं होते किसी का एक घर बस जाने से, तो ऐसे पड़ोसी का क्या इलाज होना चाहिए? यासिर साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि हो रहा है, मैं वो तो हो चुका है, और आप देखेंगे बहुत जल्द इसके असरात नजर आएंगे। लेकिन जो ये इल्जामात हैं, ये उनके बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, उनको शर्म आनी चाहिए। एक बड़ा मुल्क है दुनिया में, उसका कहीं ना कहीं एक मुकाम तो है, क्यों अपने आप को जिल्लत और अपने हजीमत का शिकार करना चाहते हैं? इस किस्म की बातें करके सवाए उनकी इज्जत में और कदर मंजिलत में और उनके वकार में कमी आएगी। मेरा ख्याल है कि भारत को इस किस्म की हरकतों से परहेज करना चाहिए। पाकिस्तान वो जरूर रखें, लेकिन उसके अंदर अंधे ना हो जाएं कि दुनिया जो है वो उनको झूठा तस्लीम कर ले। वैसे भी दुनिया झूठा मानती है, लेकिन देखिए अफगानिस्तान के ऊपर मैं आऊंगा कि अफगानिस्तान के अंदर दाइश है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं उनको वहाँ एक बहुत खास मुकाम हासिल है। राना साहब, यासिर साहब, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जलालुद्दीन हक्कानी साहब के जब बेटे की शहादत हुई तो मेरे वालिद जनरल हमीद गुल के पास वो मिलने पे आए और उन्होंने कहा कि मैं ताज़ियत करने आया हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्दुल। जी, बात मुकम्मल कर लीजिए। पहला बेटा है और ना ये मेरा आखिरी बेटा है जो पाकिस्तान के लिए कुर्बान होगा, तो वो हमसे मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत का जज्बा जो है वो इंशाल्लाह कायम रहेगा। और हम मैं उम्मीद करते हैं हमें भी पॉजिटिव जेस्चर ही देखने को मिले। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और पंजाब में तब्दीलियों की बहार आई हुई है। पंजाब के अंदर 5वें चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए हैं। 5वीं बार तब्दीली है 3 सालों के अंदर, और नए IG 7वें तब्दील किए गए हैं और तैनात किया गया राव सरदार अली खान साहब को नया IG पंजाब पुलिस, और जवाद रफ़ीक की जगह कामरान अफजल को 5वां चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात किया गया। राना साहब, यहाँ पे तब्दीलियों की झड़ी लगी हुई है। आप ये देखें, IG
एक रहे 1 माह, एक रहे 3 माह, फिर 5 माह, 6 माह, 7 माह, 9 माह, और इनाम गनी साहब 1 साल तकरीबन रहे, और अब फिर से IG तब्दील। ये तब्दीली कब रुकेगी? देखिए यार सर, ये बड़ी बदकिस्मती है कि पंजाब जैसा सूबा जहाँ पे इन्हें बड़ी डिलीवर करना था, जिसकी बुनियाद पे इन्होंने सब कुछ लेना था, आज वहाँ पर ये हालात पैदा हो चुके हैं कि वहाँ पे बेइंतहा हर शख्स ये कह रहा है कि इनको यही नहीं पता लगता कि जिसको IG बनाना है उससे काम क्या लेना है, जिसको चीफ सेक्रेटरी बनाना है उससे काम क्या लेना है। जब उसको बना दिया जाता है उसके बाद पता चलता है जनाब ये इनके मेयार के मुताबिक नहीं है, फिर उसको तब्दील करने चले जाते हैं। ये कभी किसी आज तक माजी में ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। अब मेरे पास इतलात ये है कि ये तो तबादले हो गए, फिर में लिखिएगा नए IG जो आए हैं, IG पंजाब राव सरदार साहब, ये किसी सूरत में भी किसी गलत काम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये तो ज़हन में रखें। इनाम गनी साहब भी तो इसी वजह वो भी ऐसे ही थे और इसीलिए चले गए, और मुझे लग रहा है शायद ये भी कुछ अरसे बाद तब्दील हो जाए। चीफ सेक्रेटरी साहब के मुताल्लिक भी यही है। अब मज़ीद आगे जो है पंजाब के अंदर मज़ीद करने का ये काम करने जा रहे हैं। मामला ये है कि पंजाब में अब इन्होंने पंजाब को 2 तरीक़ों से हैंडल करना है। एक तो इन्होंने फैसला कर लिया है कि हर सूरत में हमने जनूबी पंजाब को कवर करना है, और जनूबी पंजाब को कवर करना है, और दूसरा इन्होंने जनूबी पंजाब के साथ साथ पोटोहार जो है इसको साइड को भी कवर करना है। अब तहरीक इंसाफ को आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो हिकमत अमली बना रहे हैं, उसी हिकमत अमली के तहत ये तब्दीलियाँ हुई हैं। अब तब्दीलियों के बाद फ्री हैंड भी दे दिया गया, भी आपको फ्री हैंड है, आगे आप देखें आपने क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे पास जो इतलात हैं कि जनूबी पंजाब में 3 अहम तरीन वजारतें दी जा रही हैं। नदीम कुरैशी जो हैं, जो इस वक्त गालबन पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, नदीम कुरैशी जो है मुल्तान से MPA भी हैं, नदीम कुरैशी को मज़ीद अहम ज़िम्मेदारी दी जा रही है और उनको किसी अहम जगह ज़िम्मेदारी देकर जनूबी पंजाब का उनके सपुर्द किया जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आला ख़ुद जनूबी पंजाब से। उनके साथ साथ जो है अख्तर मलिक जो सूबाई वज़ीर हैं, उनको भी मज़ीद उसमें किया जा रहा है। जबकि पोटोहार सर्कल जो है उसमें सरदार मंसूर सलीम खान को और सरदार सलीम अहमद खान जो हैं, इनको वहाँ पर लाया जा रहा है कि ये वहाँ पर करें। ये दोनों जो है इनको वहाँ पर बल्दियात और इस टाइप का जो है सिलसिला दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है वज़ीर आज़म जो है वो बड़े इस मामले में टचिया है कि हर सूरत में पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात जल्द से जल्द हों। वो चाहते हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात से पहले बल्दियाती मार्का हम जीत लें। जब ये बल्दियाती मार्का जीत लेते हैं जनूबी पंजाब में भी, सेंट्रल पंजाब में भी, और उसके बाद पोटोहार साइड से भी, तो इनको भी नज़र आता है कि आने वाले वक्तों में ये इनका आने वाला इलेक्शन बड़ा आसान हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इनके पास इनको जो शिकायतें जा रही थी कि जनाब हमारे साथ इंतज़ामिया तावन नहीं करती, ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ तावन नहीं करती, ब्यूरोक्रेसी हमें लिफ्ट नहीं कराती, ब्यूरोक्रेसी हमारे कामों में रुकावट पैदा कर रही है, जिसकी बिना पर ये 2 बड़े तबादले हो गए। अब इन 2 बड़े तबादलों के बाद कम से कम 20 से 22 तबादले पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के अंदर और होंगे। इसके साथ साथ जो है वज़रा के कलमदान तब्दील किए जाएंगे। मुझे आज बड़े हुकूमत के एक सीनियर तरीन शख्स ने कहा कि राना अज़ीम आने वाले दिनों में ये तब्दीलियाँ कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे हम तब्दीलियां कर रहे हैं, मगर इन तब्दीलियों के बाद भी अगर रिजल्ट ना मिला तो फिर उसके बाद जो है शायद पंजाब के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई सख्त तरीन जो है वो इक़दाम करने जाए। राना साहब आप ये देखें कि 3 सालों के अंदर 5 चीफ सेक्रेटरी आप तब्दील कर दें, यानी 5वां ले आए, तो जब 3 सालों के अंदर गुज़श्ता 4 ने बात नहीं मानी तो 5वां किन बुनियादों पर मान लेगा? देखिए मैंने पहले आपसे एक बात की है कि बड़ी क्लियर होती है, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस अफसर को ला रहे हैं आपने उससे काम क्या लेना है, और जब आपको पता कि आपने उससे काम क्या लेना है तो फिर आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि जो मैंने काम लेना है क्या ये अफसर ये काम कर सकता है, क्या ये ब्यूरोक्रेट ये काम कर सकता है, क्या ये पुलिस अफसर ये काम कर सकता है। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर पहले ही उस शख्स को लेकर आए जो काम कर सकता है। जब ये बार बार आजमाइशें करते हैं, बार बार तब्दील करते हैं, तो मुझे पुलिस के लोगों ने कहा कि अभी तक हम परेशान बैठे हैं कि शायद सुबह हम भी तब्दील हो जाएं। इस ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी यही सोच है। हाँ ये ज़रूर है कि अब ख़ुद सियासी बड़े अहम तरीन जो लोग हैं इनकी जमात से तल्लुक़ रखते हैं, वो मुझे ये कह रहे हैं। मेरी सबसे बात हुई कि हमने खबर लेनी होती है, लोगों से बात कर, उन्होंने कहा जी हमें समझ नहीं आ रही कि तब्दीली तो हो गई है, सारा कुछ हो गया, लेकिन उन तब्दीलियों में हमारी राय नहीं ली गई कि किसको लाया जाए, किसको आगे किया जाए। लेकिन यार सर एक बात बड़ी क्लियर है, जनूबी पंजाब को एक हिस्सा हर सूरत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनूबी पंजाब जो है उसको फ़तह करना चाहते हैं कि वो जो उनके पास अक्सरियत है। उसकी वजह है, मैं आपको सिंपल से एक वजह दे दूँ कि इन्हें खदशा है कि अगर वहाँ से जहांगीर तरीन ग्रुप
किसी और तरफ लिफ्ट कर चले जाता है, तो फिर इनके पास वहाँ पे इतनी मजबूत टीम होनी चाहिए कि इन्हें आइंदा इंतखाबात में प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा, इनको पोटोहार में जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी के अलावा बाकी जगह पे इनको बेइंतहा मायूसी हुई है। उस मायूसी की बिना पर ही इन्होंने वहाँ पे सरदार सलीम को और सरदार मंसूर जो हैं उनको वहाँ पे इन्होंने लाने का फैसला किया है। ये चंद दिनों में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। आने वाले इंतखाबात की तैयारी के हवाले से जनूबी पंजाब पे इस फोकस किया जा रहा है कि अगर जनूबी पंजाब को हम फतह कर लेंगे तो आने वाला इलेक्शन भी हमारे ही नाम रहेगा। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।